नमस्कार, खबरों के अड्डा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। 4 और 11 मई को यूपी के 75 जिलों में होंगे नगर निगम के चुनाव। जी हां, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और इन सभी में 2 चरणों में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पहले चरण में 37 जिलों में और दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान होगा। इस तरह से सूबे के कुल 75 जिलों में मतगणना 13 मई को एक साथ होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालयों में चुनाव की घोषणा करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि ये चुनाव 760 निकायों में होगा। इनमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों में 14,684 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी नगर निकाय चुनावों की घोषणा का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने सरकार और संबंधित अधिकारियों से अपील करते हुए ये कहा है कि वो चुनाव ईवीएम से न कराकर बैलेट पेपर से कराए। बहुजन समाज पार्टी इन चुनावों को पूरी तैयारी और दमदारी से लड़ेगी। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर गहलोत बनाम पायलट की जंग तेज होती दिख रही है। अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन का ऐलान करके पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव से पहले वो आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है। इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाए। 2020 की बगावत के बाद लंबे समय तक चुप रहे पायलट का सब्र अब टूटता नजर आ रहा है। हालांकि अपनी ही सरकार के खिलाफ उनके तेवर ने पार्टी हाईकमान को नाराज कर दिया है। ऐसे में उनके लिए आगे की राह बेहद मुश्किल मानी जा रही है। सुलह की संभावनाएं बेहद कम और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में दो फाड़ हो जाएगी। सोशल मीडिया पर आज सुबह से ही सचिन पायलट ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। इस बीच एक छोटी सी बच्ची की फोटो वायरल हो रही है जिसमें उसके हाथ में एक तख्ती है और उसमें उनके समर्थन की बात कही गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार और विपक्ष पर हल्ला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। इसलिए आज एक राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, एक सिक्के के दो रुख हैं। दोनों ने करप्शन को बढ़ावा दिया था और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि एक एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का अपने ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहा है। तो इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज ये जाता है कि कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, करप्शन पर वो सीरियस नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में हम शुरू से कह रहे हैं कि वो बजाय राजस्थान की जनता को अच्छा गवर्नेंस दे, वो गवर्नेंस देने के बजाय ये सब चीजें हो रही हैं लोगों में और इससे राजस्थान की जनता बेजार है लोगों से, कांग्रेस सरकार। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि जब हम बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई का सामना कर रहे हैं तो क्या देश में किसी की शैक्षणिक डिग्री राजनीति का मुद्दा होना चाहिए। आज धर्म और जाति के नाम पर लोगों में भेद पैदा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद हो रही है। ये वो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। कायदा सुव्यवस्था असे अनेक प्रश्न आहेत आणि त्याचं उत्तर या राज्य सरकार केलं पाहिजे. केलं पाहिजे
आज घर में था यह नवानी मानसा समझी अंतर्देश सरकार भारत समझी सिद्धि या अशी चिन्ह खंड नाशिक जिल्ह्यात राष्ट्राचं खंड आहे. जम्मू कश्मीर में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जोजिला टनल के निर्माण कार्य का आज निरीक्षण किया. इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा, 1 साल के अभ्यास, परामर्श और शोध के बाद हमने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है. -26 डिग्री सेल्सियस में लोगों ने यहाँ पर काम किया. कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. इस प्रोजेक्ट में हमने जिस आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया है उससे टनल को बनाने में 5,000 करोड़ तक कम खर्च हुए हैं. इस टनल के बनने से जम्मू कश्मीर में पर्यटन में 2 से 3 गुना वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. टनल का 38% काम भी पूरा हो चुका है. 5 छक्के जड़ने वाले रिंकू सिंह आईपीएल के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए हैं. जी हां, रिंकू सिंह ने लगातार 5 छक्के लगाते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को गुजरात टाइटंस पर 3 विकेट से जीत दिलाई. आखिर 5 गेंदों पर केकेआर की जीत के लिए 28 रनों की जरूरत थी, लेकिन रिंकू ने छक्का का ऐसा पंच जड़ा कि गुजरात की टीम देखते रह गई. आईपीएल में एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसे फैंस कई सालों तक नहीं भूलेंगे. कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए इस मुकाबले के मुख्य किरदार हैं रिंकू सिंह. गुजरात टाइटंस के कप्तान राशिद खान ने आखिर ओवर फेंकने की जिम्मेदारी बाएं हाथ के पेस बॉलर यश दयाल को सौंपी. यश दयाल की पहली गेंद पर उमेश यादव ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दिया, जिसके बाद रिंकू ने लगातार 5 छक्के लगाकर टीम को जीत दिला. ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. अपनी लाइफ से जुड़े अपडेट भी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. इसी के साथ प्रियंका लगातार अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा की प्यारी तस्वीरें भी शेयर करती रहती है. एक्ट्रेस की नन्ही परी ने इस साल अपना पहला ईस्टर सेलिब्रेट किया था. इस मौके पर प्रियंका ने अपने इंस्टा पर मालती मैरी के साथ अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं. सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का नया गाना एंटयम्मा चर्चा में है. इसमें एक्टर को ट्रेडिशनल तेलुगु अटायर में दिखाया गया है. गाने में सलमान अपनी बेटी को लुंगी की तरह उठाकर नाचते दिखे. इससे साउथ के फैंस नाराज हो गए हैं. यूजर्स का कहना है कि ये उनके ट्रेडिशनल अटायर का अपमान है. सोशल मीडिया पर इस स्टेप को अश्लील, अपमानजनक और भद्दा बताया जा रहा है. यूजर्स का कहना है कि आखिर ये कैसा स्टेप है और बॉलीवुड में बेटी को लुंगी क्यों समझा जा रहा है. जाने माने तमिल क्रिटिक प्रशांत रंगास्वामी और पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने भी इसे ट्वीट किया है. उन्होंने कहा है कि साउथ इंडियन कल्चर का अपमान इस फिल्म में किया जा रहा है. देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में पिछले 1 हफ्ते में कोरोना के मामलों में दोगुनी रफ्तार से बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर अब योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है. योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है. इसके मुताबिक प्रदेश की सभी कोविड लैब को पूरी तरह से सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं. कोरोना पॉजिटिव सैंपल पाए जाने पर उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी. सभी इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को तत्काल सक्रिय करने को कहा गया है. इसके अलावा विदेश यात्रा से आने वाले लोगों पर खास निगरानी रखने को कहा गया है. आपको बता दें कि यूपी में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है. पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 319 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 151 मरीज ठीक हुए हैं. बात करें पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना केसेस की, तो भारत में कोरोना के 5880 केस मिले हैं. इस दौरान 12 लोगों की मौत भी हो गई है. इतना ही नहीं, डेली एक्टिव रेट 6.91% हो गया है. खबरों का अड्डा सभी से ये अपील करता है कि कोरोना की गाइडलाइंस का कठोरता से पालन करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और साथ ही खबरों से अपडेट होने के लिए फॉलो करें हमारा YouTube चैनल.